बाद आज बाजार में शानदार तेजी लौटी और इसी खबर के साथ हम शुरुआत करते हैं। निफ्टी 17,850 के पार बंद हुआ। सेंसेक्स में 900 अंकों से ज्यादा की बढ़त दिखाई दी। निफ्टी बैंक में भी 800 अंकों से ज्यादा का उछाल दिखा। अडानी शेयरों में अच्छी रिकवरी आज नजर आई। अगर हफ्ते भर की बात करें तो इस हफ्ते निफ्टी 1.4% की तेजी यहां पर हमने देखने को मिली। हफ्ते भर में निफ्टी के 50 में से 27 स्टॉक्स तेजी में बंद हुए। निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप का प्रदर्शन भी अच्छा रहा। दिन भर और हफ्ते भर बाजार में क्या रही हलचल और अगले हफ्ते के लिए बाजार में कौन से ट्रिगर रह सकते हैं, पूरे एनालिसिस के साथ हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी जानकारी दे रही हैं। आज अगर आप वैसे मार्केट के हिसाब से देखेंगे तो आपको ये पूरा वीक इंडेक्स के हिसाब से तो निफ्टी ने करीब 1.25% का गेन दिया है। आप इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा कि अडानी ग्रुप और निफ्टी दो अलग अलग चीज़ें हैं और अडानी और निफ्टी का जो व्यू पॉइंट है यानी कि जो ट्रेडिंग है जो चल रहा है मार्केट के अंदर वो भी बिल्कुल अलग अलग हो रहा है। इसके अलावा S&P के यानी कि छोटे शेयर्स 100 वाले वो करीब 1.5%, बैंक निफ्टी 2.5%। ये कुछ इंडाइसिस हैं जो आपको चलते हुए दिखे। आते हैं गेनर्स पे, सेक्टर के हिसाब से आपकी स्क्रीन पर आएंगे, सारी चीज़ नोटिस कीजिएगा। FMCG 3.5%, ये डिफेंसिव एग्रेसिव दोनों का व्यू पॉइंट रखता है। FMCG में एक बात और छुपी हुई है, इस बार का बजट टिल्ट था एग्री रूरल इंफ्रा को लेकर। FMCG उसका बड़ा प्लेयर है। IT के अंदर कोई दिक्कत नहीं चल रही है। ज़्यादातर कंपनीज की वैल्यूएशन को जज करने के बाद पैसा मार्केट में आ रहा है, थोड़ा हेजिंग वाला मामला भी है। बैंक निफ्टी पहले 3 दिन तो टूटा, लेकिन उसके बाद जो 2-3 दिन की रिकवरी थी वो बहुत फास्ट थी, तो नेट में 2.5% आया। ऑटो बताया जा रहा है कि इस साल का वन ऑफ द बेस्ट ईयर इनके लिए रह सकता है, क्योंकि चिप वाली प्रॉब्लम हट गई है, डिमांड जस्ट की तस है, कॉस्ट प्रेशर ठीक हो जाएगा, तो शायद इनके लिए अच्छे दिन आ सकते हैं। और ईवी वाला प्ले भी ज़्यादातर कंपनीज प्ले कर रही है। ये 2% ऊपर है। इसके अलावा जो नहीं चले वो भी आपकी स्क्रीन पर आएंगे, जरा वो भी दिखाइएगा। जैसे रियल एस्टेट वो ज़्यादा नहीं चला। सबसे ज़्यादा क्या टूटा? वो टूटा मेटल्स। हालांकि मेटल्स एनर्जी के अंदर आपको सबसे ज़्यादा गिरावट दिखेगी। उसकी बड़ी वजह मेटल्स को हालांकि थोड़ा ग्लोबली भी इसके अंदर हिस्सेदारी होती है और थोड़ा पहले चल भी चुका था। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स के अंदर भी गिरावट थी। ये इसमें सेलेक्टिव बाइंग हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पर सिप्ला का स्ट्रक्चर टेक्निकल एनालिस्ट सबसे स्ट्रांग बताते हैं, लेकिन आज जब डिविस के नंबर आए तो आपको खुद ही हर्ष उसका पता है 12% नीचे चला गया। सन फार्मा ने जब से 1000 पार किया इसके ऊपर टिका हुआ है। तो आपको फार्मा अलग अलग कंपनीज को चुन के देखना होगा। अब आ जाते हैं गेनर्स कौन कौन से थे इस पूरे हफ्ते के अंदर। ITC सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला शेयर चला, ये करीब 10%। इसकी दो बड़ी वजह, एक तो जो ड्यूटीज़ लगाई गई उसका इम्पैक्ट बेहद कम था। आपको पता होगा जब बजट के अंदर ड्यूटीज़ की जैसी बात हुई शेयर डिप कर गया था और उसके बाद जो रिकवरी आई वो अभी तक नहीं रुकी। 9% 10% की तेज़ी आई। अल्ट्राटेक सीमेंट करीब 7%। ICICI बैंक के अंदर 5% की तेज़ी। अच्छा, अल्ट्राटेक के अंदर 7% की तेज़ी ये है क्योंकि सीमेंट की दो बड़ी कंपनियां अंबुजा और ACC के अंदर गिरावट है, और उसके बाद ज़्यादातर पैसा जो सीमेंट में लगाना चाहते थे वो इन दोनों कंपनीज को छोड़ के लगा रहे हैं। बड़ी कंपनीज में ग्रासिम का स्ट्रक्चर भी आपको ऐसे दिखेगा कुछ। ब्रिटानिया के अंदर 5% की तेज़ी आई, नंबर अच्छे आए थे इस वजह से। अब आपको मैं दिखा देता हूँ इसके अंदर लूजर्स कौन कौन से थे। अडानी एंटरप्राइज आपको पता है निफ्टी का हिस्सेदार है, 2% की वेटेज रखता है, लेकिन परसेंटेज में सबसे ज़्यादा टूटा। अडानी पोर्ट टूटा, HDFC टूटा, डिविस लैब के अंदर गिरावट आई और साथ ही SBI लाइफ भी टूटा। ये कुछ एक वो शेयर्स थे। आ जाते हैं मिड कैप कैटेगरी के अंदर। इंडियन होटल्स काफ़ी अच्छा चला, सरकार का पुल बैक था और टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं, 50 नए शहरों को बनाना चाहते हैं टूरिज्म के लिहाज से बड़ा, तो उसका फ़ायदा मिला। डालमिया भारत, वोल्टास जैसे शेयर्स भी काफ़ी अच्छे चले जिसमें सिक्लिकल व्यू मिल जाता है। इसके अलावा टायर कंपनीज के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। BKT भी चल गया। जो शेयर लूजर्स बने वो था अदानी विल्मर, 5% का सर्किट है, करते करते 20% से ज़्यादा टूट चुका है, यानी कि 5 दिन से इसमें सर्किट लग रहे हैं लोअर। पतंजलि भी टूट गया 17%, जुबलिन टूटा 11%, विप्रो टूट गया 9.5%। तो वर्लपुल, तो ये कुछ एक शेयर्स हैं जो हमने आपके सामने रखे, तो आपको पूरा आइडिया लग गया होगा कि इस पूरे हफ्ते के अंदर बाजार के अंदर आखिरकार हुआ क्या। और माफ कीजिएगा, हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा आपको बाजार का पूरा ब्यौरा दे रहे थे। और अब बात देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI के तीसरी तिमाही के नतीजे की। नतीजे मिले जुले रहे हैं और NI उम्मीद के मुताबिक रहा है। साथ ही मुनाफे में भी बढ़त दर्ज की गई है। नतीजों पर पूरी जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हर्ष जुड़ चुके हैं। हर्ष, बताएं किस तरह के नतीजे रहे हैं?
अच्छा सेट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से नेट इंटरेस्ट इनकम लार्जली हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उसी लाइंस पे 38,269 करोड़ पे हम 38,000 के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वही नंबर आया है। 24.5% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे उधर ग्रोथ हुआ है। जो प्रोविजंस का नंबर है स्लाइटली हायर आया है हमारे एस्टिमेट से। 4,500 पे हमने एस्टिमेट किया था वो नंबर, अब वो 5,700 करोड़ पे आया है, तो एक अच्छा जंप दिखा है प्रोविजंस के नंबर में। पर पैट फिर भी हायर आया है हमारे एस्टिमेट से। पैट 14,200 करोड़ पे आया है, हमने 13,500 करोड़ का नंबर एस्टिमेट किया था। और इसकी वजह है कि जो अदर इनकम का नंबर है वो काफ़ी एलिवेटेड आया है, 2,000 करोड़ से ज़्यादा इंक्रीज हुआ है हमारे एस्टिमेट से। सो 11,500 करोड़ पे वो अदर इनकम का जो नंबर है वो एक थोड़ा सरप्राइज है, और उसके वजह से पैट में एक अच्छी बढ़ाना ही है, और 68.5% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर पैट में। जब हम ग्रॉस और नेट एनपीएस को देखें, एक अच्छी डिक्लाइन आ रही है दोनों पे। ग्रॉस एनपीएस अब डाउन 3.5% से अभी 3.14% पे आए हैं, और नेट एनपीएस जो 0.8% पे थे अब 0.77% पे आए हैं। जब ओवरऑल देखें तो ROAs 1.08% पे है, तो ROAs 1% प्लस कंटिन्यू होता है एसबीआई के लिए। और ग्रॉस और नेट एडवांसेस, ग्रॉस एडवांसेस के साइड पे 17.5% की ग्रोथ हुई है, और डिपॉजिट साइड पे 9.5% की ग्रोथ हुई है। तो ओवरऑल एक अच्छा नंबर एसबीआई से। बिल्कुल बिल्कुल। और हर्ष, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और नतीजे के सिलसिले में आपसे हम चर्चा करेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी अपने तीसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी का मुनाफा बढ़कर 2197 करोड़ से बढ़ा है और ये पहुंच गया 3853 करोड़। साथ ही कंपनी के एनपीए में भी कमी आई है। हर्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर्ष, बताएं किस तरह की जानकारी छनकर सामने आ रही है अगर हम इनके पूरे नंबर्स को देखें। इनफैक्ट बैंक ऑफ बड़ौदा को देखें तो एकदम स्ट्रॉन्ग नंबर्स दिखे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा से। नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ा है 26.5% से, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 50% प्लस से बढ़ा है। ये इसकी वजह है कि ऑपरेटिंग लेवरेज, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उस पर एक कैप लग गया है, 9% ग्रोथ हुआ है उस पर। इसके वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक एकदम अच्छा सर्ज दिखाया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 50% अप 8,200 करोड़ पे। प्रोविजनिंग का नंबर स्लाइटली एलिवेटेड लास्ट क्वार्टर से, पर अभी लास्ट क्वार्टर की ये बात है कि सबसे लो वाला क्वार्टर, सबसे बेहतरीन वाला क्वार्टर था, तो उसको कंपेयर करने से करेक्ट नहीं होगा, और जिसके वजह से अब प्रोविजनिंग भी अराउंड 2400 के आसपास, 2400 करोड़ के आसपास। बट पैट 75% अप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 3850 करोड़ पे वो पैट नंबर काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा है। जब हम बैलेंस शीट की बात करें, दोनों साइड्स ऑफ द बैलेंस शीट बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। ग्रॉस एडवांसेस 19.5% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, डिपॉजिट्स भी 17.5% ईयर ऑन। ये थोड़ा सा सरप्राइज है क्योंकि डिपॉजिट ग्रोथ काफ़ी सारे बैंक्स के लो रहे हैं ये टाइम। कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स भी बढ़े हैं, फ्रेश स्लिपेजेस घटे हैं, इसके वजह से भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है, और स्टॉक में भी एक अच्छा उछाल दिखा आज ट्रेडिंग में। और शुक्रिया करेंगे हर्ष आपका इस तमाम जानकारी के लिए और नतीजों का पूरा ब्यौरा हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इधर इंडसइंड बैंक को लेकर बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक आरबीआई ने हिंदुजा ग्रुप को इंडसइंड बैंक में हिस्सा बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। एक्सक्लूसिव डिटेल्स के साथ जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा। जी हाँ, सोर्सेस हमें यही बता रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक इन प्रिंसिपल मंजूरी दे दी है इंडसइंड बैंक को। जो प्रमोटर ग्रुप है जो अपना स्टेक बढ़ाना चाहते थे उस पे मंजूरी। क्या स्ट्रक्चर है इसका और इसके पीछे मकसद क्या है? देखिए, वैसे तो मोदी सरकार हर साल आम बजट के बाद एक आउटरीच प्रोग्राम जो है वो रखती है, जिसमें कि अपने एमपीज़ के ज़रिए, मिनिस्टर्स के ज़रिए देश के हर इलाके में बजट में क्या घोषणाएं हुई हैं, उनके जीवन पर इसका क्या असर होगा, इसकी जानकारी देती आई है। लेकिन इस बार ये ख़ास इसलिए है क्योंकि 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और
अगले साल लोकसभा के चुनाव हैं और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी पूर्ण बजट है, लिहाजा कुछ अहम घोषणाएं भी हुई हैं। उसको ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री ने एमपीज़ को, लोकसभा राज्यसभा के जो भी सदस्य हैं बीजेपी की तरफ से, उनको जानकारियां दी। एमपीज़ के मन में जो सवाल थे उन्होंने पूछे, उसकी भी जानकारी वित्त मंत्री ने दी और ये तरीके भी बताए गए जिस पर चर्चा हुई कि आखिर अलग अलग इलाकों में हर कैटेगरी के लोगों के बीच में जाकर, युवाओं के बीच में, बुजुर्गों के बीच में, महिलाओं के बीच में कैसे इस बजट की जो बारीकियां हैं उनको बतानी है और कैसे ये बजट उनके जीवन पर असर डालने वाला है सकारात्मक रूप से आने वाले दिनों में, इसकी जानकारी वो देंगे। जो हमें जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से 4 और 5 तारीख को देश भर में अलग अलग हिस्सों में बीजेपी के जो सरकार के जो मंत्री हैं वो करीब 50 प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। साथ ही साथ जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो अलग से सभाएं करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे और जो बजट की खूबियां हैं, जो घोषणाएं हुई हैं, उसकी जानकारी उनको देंगे। अगर आप लिस्ट पर नज़र डालें तो जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जो है वो बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके अलावा जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र शेखावत जो है वो भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आईएनबी मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। टूरिज्म मिनिस्टर जी किशन रेड्डी कोची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके साथ ही स्किल डेवलपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर जो है कोयम्बटूर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो इस तरीके से पूरी लिस्ट बनी हुई है मंत्रियों की जो अलग अलग इलाकों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मकसद ये है कि सरकार ने जो घोषणाएं की हैं, इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किया है, नए टैक्स रेजिम में, कैपिटल एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी की है, ग्रामीण इलाकों में जो बजट पर खर्च किया जाएगा उसमें बढ़ोतरी की है, तो इससे क्या फ़ायदे होंगे ये लोगों को बताया जाएगा और इसको लेकर ये पूरी रणनीति तैयार की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे प्रकाश आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो बजट को लेकर आम लोगों के बीच एक तरह का जागरूकता कैंपेन सरकार चलाने वाली है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला और खास शोज का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।